हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आई एम सॉरी, मिस्टर घोस्ट के पार्ट 5 पर स्ट्राइक आ गया है, जिस वजह से उसे हटाना पड़ा है। और इसलिए मैं आज आपके लिए एक और न्यू स्टोरी फीलिंग ऑफ लव का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे, और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू स्टोरी फीलिंग ऑफ लव को। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिस रूम से, जहाँ वी चांसे और लेन कुरेन बैठे थे। वो आपस में बात कर रहे थे। तो चलिए पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। तो पहला वी चांसे, जो वी ग्रुप ऑफ लंदन का सीईओ है। इनकी कंपनी लंदन की टॉप कंपनी में आती है। इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वी चांसे का एक प्यारा सा बेटा ओमेगा बेटा है, जिसका नाम विंग है। विंग की एज 90 ईयर्स ओल्ड है और विंग स्कूल में पढ़ता है। और इसकी पर्सनैलिटी के बारे में तो क्या ही कहा जाए। ये बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ये कहावत विंग पर फिट बैठती है। जी हाँ, विंग एक बहुत बिगड़ा हुआ ओमेगा बॉय है। इसे क्लब जाना, ड्रिंक करना और नए नए लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, क्योंकि इसे अपनी दौलत का घमंड है। और तो और इसे प्यार जैसी चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं है। इसे लगता है कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, प्यार भी। मगर ये इतना क्यों बिगड़ा और कैसे सही रास्ते पर आएगा, तो आपको ये कहानी में आपको पता चल जाएगा। वहीं इस ऑफिस में दूसरा पर्सन लेन कुरेन, ये चाइना के नंबर 1 कंपनी के लेन कॉरपोरेशन के मालिक है। इनकी वाइफ मिसिस लेन, वो एक फैशन डिजाइनर कंपनी की मालकिन है। इनके 2 अल्फा बेटे हैं। बड़ा सीचेन, जिसकी मैरिज हो चुकी है वेंचिंग से, जो पेशे से एक डॉक्टर है। वही इनका दूसरा अल्फा बेटा लैन वांगजी, जो अभी अभी जापान से टेक्नोलॉजी ऑफ मास्टर की पढ़ाई करके वापस आया है और अपने डैड के साथ ही लैन कंपनी को संभालता है। इसकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है और ये एक बहुत ही सुलझा हुआ मेच्योर पर्सन है। इसे हर काम नियम कानून के दायरे में ही करना पसंद है और अपने हर काम को सीरियसली लेता है। तो चलिए अब देखते हैं जब ये दोनों मिल लेते हैं तो क्या होता है। तो अब बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ वी चांद से किसी काम से चाइना आया था और वो लेन कुरेन से मिलता है, क्योंकि ये दोनों बचपन के फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। वैसे इनका एक और फ्रेंड है जियान फेमियन, पर उसके बारे में आगे बताएंगे। तो वी चांद से कुरेन से मिलने आया था और उससे बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा था। वही वी चांद से लेन कुरेन से विंग की बात भी करता है और लेन कुरेन को बताता है कि मुझे विंग की बहुत चिंता होती है। मैं कांसा के जाने के बाद उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया और अब वो पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। पता नहीं आगे चलकर मेरे बच्चे का क्या होगा। वो दिल का बुरा नहीं है, मगर कोई उसे समझने वाला मिल जाए तो मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा एक परफेक्ट वाइफ साबित होगी। तो कुरेन मेरे यार, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा अल्फा है जो मेरे बेटे को समझ सके और उसे सही रास्ते पर ले आए। वी चांसे की बात सुनकर कुरेन कहता है, चांसे तुम फिक्र क्यों करते हो। और रहा विंग का सवाल, तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। फेमियन के साथ तो रिश्ता नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से मैरिज कर ली थी और जियान फेमियन की बेटी ने भी। मगर हाँ, तुम्हारे साथ चांस है। मेरा छोटा बेटा लैन वांगजी, वो मेरी हर बात को मानता है और बहुत ही समझदार है। अगर तुम चाहो तो मैं विंग का हाथ अपने छोटे बेटे वांगजी के लिए मांगता हूँ। ये सुनकर तो वी चांद से बहुत खुश हो जाता है और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जो देखकर कुरेन भी चांसे को हक करता है और समझाता है, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है और अभी भी बच्चे की तरह रो रहे हो। वी चांद से कहता है, नहीं यार, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे मेरी विंग की बहुत फिक्र होती थी, मगर अब लगता है कि मुझे उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम और भाभी मेरे विंग का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। कुरेन कहता है, चांद से फिक्र मत करो, विंग आज से तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा बेटा है। अब वो दोनों दोबारा एक दूसरे को हक करते हैं। कुरेन चांसे से कहता है, चलो अब घर चलते हैं, ये खबर लेनी को सुनाते हैं। वी चांसे कहता है, नहीं, अब तो मैं पहले विंग को लेकर आता हूँ, उसके बाद ही भाभी से मिलूंगा। कुरेन कहता है, ठीक है, फिर तुम जल्दी से विंग को लेकर आओ, हम उसी दिन उन दोनों की मैरिज करवा देंगे। वी चांसे कहता है, ठीक है कुरेन। और फिर कुरेन के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता दोस्त। कुरेन कहता है, चांसे दोस्त भी कहता है और एहसान की बात भी कर रहा है। कुरेन कहता है, नहीं यार, एहसान की बात मत कर। एहसान तो तेरा हम पर होगा, जो कांसा भाभी की परछाई तू हमें सौंप रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कांसा भाभी थी, बीइंग भी वैसा ही होगा। हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाला, परिवार को एक साथ रखने वाला और तो और मिट्टी को भी सोना बनाने वाला।
वी चांद से कहता है, हाँ यार ये तो पुरानी बात हो गई। वैसे हाँ कांसा अगर मेरे साथ न देती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। उसने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया, मुझे समझा, मगर शायद मैं ही अपने सपने के पीछे भागते भागते उसका ध्यान नहीं रख पाया और विंग को जन्म देते ही वो इस दुनिया से चली गई। कुरैन कहता है, चांद से अब परेशान मत हो, भले ही उस समय तू चूक गया, मगर तूने भी तो भाभी के से उतना ही प्यार किया था जितना वो तुमसे करती थी। इसलिए तो तूने भाभी के अलावा किसी और से शादी नहीं की और पूरी जिंदगी विंग को संभालने में लगा दी। वी चांद से कहता है, हाँ यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी विंग को संभालने में लगा दी, मगर फिर भी कुछ कमी हो गई। कुरैन कहता है, अब बस कर, अब मैं अपने विंग के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, समझे। और फिर से हक करता है। अब वी चांद से कुरैन से कहता है, ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ, अभी कुछ देर में मेरी फ्लाइट है। कुरैन भी कहता है, ठीक है, अब हम तभी मिलेंगे जब तुम विंग को लेकर आओगे। वी चांद से हाँ में सिर हिलाता है और ऑफिस से निकल जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ कुरैन अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा था। वो लोग अपना डिनर करते हैं और फिर कुरैन सबसे कहता है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर डिनर के बाद सभी लिविंग रूम में बैठे थे जहाँ कुरैन कहता है, ई सिचेन, वांगजी, मुझे खास तौर पर तुम तीनों से बात करनी थी। लेनी कहती है, हाँ कहो कुरैन। कुरैन कहता है, लेनी, मैंने वांगजी का रिश्ता फिक्स कर दिया है। लेनी कहती है, क्या, किससे, कौन है वो? कुरैन लेनी से कुछ नहीं कहता और वांगजी से पूछता है, वांगजी सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, मगर हाँ तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मैं अपने फ्रेंड को मना कर दूंगा। वांगजी कहता है, नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी ज़िंदगी का फैसला ले सकते हो। इतना कहकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी कुरैन कहता है, रुको, और अपने फ़ोन से वांगजी के फ़ोन में एक पिक्चर सेंड करता है और कहता है, मैंने तुम्हें लड़के की तस्वीर भेज दी है, तुम देख लो। वांगजी कुछ नहीं कहता और गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अब वहाँ पर सिचेन, मिसिस लैन और वेंचिंग थी। मिसिस लैन कहती है, कुरैन, आपने बिना मुझसे बात किए वांगजी का रिश्ता कैसे फिक्स कर सकते हो? मेरे कितने अरमान थे कि मैं अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की ओमेगा लेकर आऊँगी, पर तुमने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। सिचेन ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया और अब तुमने भी। सिचेन कहता है, मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हो, और वैसे भी बेंचिंग में क्या कमी है? लेनी कहती है, बेंचिंग अच्छी है, तभी तो मैंने तुम्हें घर में रखा है, वरना मैं तुम्हें कब का घर से निकाल देती। पर हाँ, मुझे अभी भी तुम दोनों में से एक शिकायत है, तुम दोनों ने अभी तक मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया। सिचेन कहता है, मॉम आप बिना कहाँ ग्रैंड चाइल्ड की बात पर आ गई, पहले डैड की बात सुन लीजिए, डैड क्या कह रहे हैं। अब सिचेन अपने डैड से कहता है, हाँ डैड, आप क्या कह रहे थे? कुरैन लेनी का हाथ पकड़ता है और फिर दूसरे हाथ से टेप करते हुए कहता है, लेनी, मैंने वांगजी की शादी किसी और से नहीं बल्कि वी चांसे के बेटे विंग से किया है। लेनी कहते हैं, क्या, अपने कांसे के बेटे से वांगजी की शादी फिक्स की है? कुरैन कहता है, हाँ लेनी, पर एक प्रॉब्लम है। लेनी कहती है, प्रॉब्लम? कुरैन कहता है, हाँ, चांद से मुझे मिलने आया था बिजनेस के सिलसिले में और वो विंग को लेकर काफ़ी परेशान है। और फिर कुरैन लेनी सिचेन सबको विंग के बारे में बता देता है, जो उससे वी चांसे ने कहा था कि विंग एक बिगड़ा हुआ नवाब है, उसे प्यार पर भरोसा नहीं है, वो सोचता है कि वो पैसे से हर चीज़ खरीद सकता है। ये सब बातें कुरैन लेनी और सिचेन को बता देता है। लेनी तो विंग के बारे में सुनकर शौक होते हुए कहती है, कुरैन, क्या कांसा का बेटा इतना बिगड़ चुका है और तुम उस बिगड़े हुए बच्चे को मेरे वांगजी के गले बांधना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं होने दे सकती। कुरैन कहता है, लेनी, विंग अभी बच्चा है, उसकी एज ही क्या है, अभी वो 19 ईयर्स का है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वी चांद से उसे वो प्यार, वो समय नहीं दे पाया जो उस बच्चे को चाहिए था। और फिर मत भूलो, वो कांसा का बेटा है और कांसा तुम्हें याद है कि वो कैसी थी। सोचो, विंग उसका अंश है तो उसके गुण विंग के अंदर भी होंगे। हमें सिर्फ विंग को वो प्यार देना होगा जो उसे बचपन में नहीं मिला, और वो एक बार हमारे प्यार को समझ गया ना, तो देखना, जैसे डॉक्टर इन लोग की छवि तुमने अपने माइंड में बनाई है ना, वो उस पर खरा उतरेगा। और फिर एक बार तुम भी उसकी तस्वीर देख लो। और कुरैन अपने मोबाइल में विंग की तस्वीर दिखाता है जिसमें विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लेनी मन में सोचती, विंग इतना ब्यूटीफुल है तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो इसमें होना ही था। और लेनी तो विंग की ब्यूटी देखकर ही शांत हो जाती है। सिचेन और बेंचिंग भी विंग की पिक्चर देखती हैं और कहती है, वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। कुरैन कहता है, हाँ लेनी, विंग हीरा है, हीरा, बस उसे तराशने की ज़रूरत है। लेनी कहती है, ठीक है, वैसे कब आ रहे हैं वो लोग? कुरैन कहता है, बहुत जल्द।
इधर वांग जी भी विंग की तस्वीर देख रहा था और उसे विंग से फर्स्ट साइड वाला लव हो जाता है। वांग जी विंग की आंखें, उसकी नोज, उसके चीक, उसके लिप्स और उसके लिप्स के नीचे वो मोल बड़े गौर से देखता है और विंग के ख्यालों में खो जाता है, जहाँ वो इमेजिन करता है कि विंग ब्राइड की ड्रेस में अपने सर पर बेल रखकर कमरे में बैठा है और वांग जी कमरे में आता है, डोर बंद करता है और विंग के पास आता है, जहाँ वो विंग के वेल उठा केवल वेल को केवल उसके लिप्स तक ही उठाता है और विंग के वो लिप्स जिस पर विंग ने चेरी रेड लिपस्टिक लगाए थे, और वांग जी उन लिप्स को देखता है और तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के उन लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी तब तक विंग के लिप्स को सक करता है जब तक कि विंग को ब्रीथ लेने में परेशानी नहीं होती है और वो विंग को छोड़ता है। अब दोनों ही हैवी ब्रीथ लेते हैं। वांग जी दोबारा विंग के लिप्स की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक वांग जी की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसमें वांग जी की नींद टूट जाती है। अब वो उठता है और अपने मन में सोचता है, ये मैं कैसा सपना देख रहा था। लगता है उस पर्सन ने मेरे दिल में एक अलग ही एहसास जगा दिया है। अब वांग जी उठता है, अपना डेली रूटीन पूरा करता है और फिर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है, जहां आज वांग जी किसी से नज़र नहीं मिला रहा था। तभी मिसेस लेन कहती है, वांग जी तुम्हें विंग की तस्वीर कैसे लगी? वांग जी कहता है, और उसका नाम विंग है। और अपनी मोम से कहता है, मोम ठीक है। इतना कहकर वो ब्रेकफास्ट टेबल से उठ जाता है और जाने लगता है। मिसेस लेन कहती है, ब्रेकफास्ट तो कर लो, कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, मोम मुझे याद आ गया, आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बाय। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है, जहाँ मिसेस लेन कहती है, ये लड़का भी ना 25 साल का हो गया है और अभी भी शर्माता है। वैसे थैंक गॉड मेरे बच्चे दूसरों के बच्चे के जैसे नहीं है। इधर वांग जी घर से कुछ दूर आने के बाद गाड़ी रोकता है और अपना फ़ोन ऑन करता है, जिस पर उसने अब विंग की तस्वीर लगा दी थी, और कहता है, ओह तो तुम्हारा नाम विंग है, बहुत ही स्वीट नेम है। और फ़ोन को आगे रखकर कहता है, तो बताओ मिस्टर विंग, आपको क्या पसंद है? और वो विंग से गाड़ी चलाते हुए बात कर रहा था। और अब हम सीधा लंदन चलते हैं, विंग के बेडरूम में, जहाँ एक पर्सन उल्टा सोया था, क्योंकि जनाब सुबह से सोए हैं और अब लंदन में रात का समय है। तो विंग की गुड मॉर्निंग अब होगी, क्योंकि विंग मॉर्निंग में नाइट का काम करता है और नाइट का काम मॉर्निंग में, मतलब अब विंग का मस्ती टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि इस समय पड़ी है कॉलेज की छुट्टियाँ। इसलिए जनाब रात भर क्लब में पार्टी करता है और सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे वापस आता है, खाता है, पीता है और सो जाता है, बस। अब विंग उठता है और फ्रेश होता है और फिर अपने कपड़े पहनता है और अपनी गाड़ी की चाबी हाथ में लेता है और गुनगुनाते हुए सीढ़ियों पर दौड़ता है। तभी विंग अपने डेट को देखता है और गुड मॉर्निंग कहकर जाने लगता है। तभी वीचान से कहता है, रुको। विंग रुक जाता है। वीचान से विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुमने क्या कहा, गुड मॉर्निंग? विंग कहता है, हाँ डैड। वीचान से कहता है, ये तुम्हें मॉर्निंग का समय लग रहा है, ये नाइट है। विंग ये कोई मॉर्निंग नहीं है। विंग कहता है, मैं जानता हूँ डैड कि ये नाइट है, मॉर्निंग नहीं, पर शायद आपने सुना नहीं, इंसान की आंख जब भी खुले तभी उसके लिए सवेरा होता है, इसलिए मेरी आंख अभी खुली है और मेरे लिए अभी सवेरा है। वैसे डैड आपने खाना खा लिया है ना, तो जाकर सो जाइए, बाय। इतना कहकर विंग एक कदम आगे बढ़ाता है। तभी वीचान से कहता है, विंग तुम बाहर नहीं जाओगे? विंग ये सुनकर रुक जाता है और वापस आकर कहता है, डैड आपने क्या कहा? वीचान से कहता है, हाँ तुम आज से बाहर नहीं जाओगे। विंग कहता है, क्या डैड आप मुझे कंट्रोल में नहीं रख सकते, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो दोबारा मुड़ता है। वीचान से कहता है, एक मिनट विंग, मैंने तुम्हारे सारे बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब बंद कर दिए हैं और अब तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। विंग कहता है, क्या डैड आपने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए? वीचान से कहता है, हाँ, और अब तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब तुम मेरी पसंद के लड़के से शादी करोगे। विंग कहता है, क्या? और वो एक स्मक करते हुए कहता है, हाँ डैड आपने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी। वीचान से कहता है, विंग मत भूलो तुम मेरे घर में रहते हो, मेरे पैसों पर जीते हो, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, समझे? विंग गुस्से में कहता है, डैड मैं तो समझ गया, पर आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूँगा। और रहा आपके इस घर की बात और पैसे की बात, तो मैं ये सब छोड़कर जा रहा हूँ। वीचान से कहता है, ठीक है विंग, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो,
मगर एक बात मेरी भी सुन लो, मैं अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ में से तुम्हें बेदखल कर दूंगा और तुम ये अच्छे से जानते हो कि मेरे नाम के अलावा तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। और अगर आज तुम इस घर से बाहर चले गए तो वापस कभी लौटकर यहाँ मत आना। विंग अपने डैड की बात सुनकर शौक हो जाता है और मन में कहता है, क्या डैड मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो गुस्से में वापस अपने कमरे में आज चला जाता है, क्योंकि विंग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ दे। अब विंग अपने कमरे में आता है, सामान इधर उधर फेंक कर कहता है, डैड आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी शादी किसी फर्नीचर से करवाना चाहते हैं ना, तो मैं भी देखता हूँ आप कैसे मुझसे मेरी प्रॉपर्टी से अलग करते हैं और किसी फर्नीचर से मेरी शादी करवाते हो। और वो सामान तोड़ता फोड़ता है। तभी विंग के फ्रेंड न्यूसेन का कॉल आता है, जो क्लब में था। उसके साथ में सुयान बेनिंग भी थे। ये सभी नॉर्मल फैमिली से थे, मगर विंग इन सब पर काफ़ी खर्चा करता था, इसलिए इन्होंने विंग से फ्रेंडशिप किया था। मगर न्यूसेन फिर भी थोड़ा बहुत विंग को सच में अपना फ्रेंड मानता था। वो जानता था कि विंग हम सब पर बहुत खर्च करता है, मगर फिर भी उसे कहीं ना कहीं लगता था कि विंग ये सही नहीं करता है। अब विंग कॉल उठाता है और कहता है, हाँ न्यूसेन। न्यूसेन कहता है, विंग तुम कहाँ हो? हम सब क्लब में हैं। विंग गुस्से में कहता है, मैं नहीं आ सकता, और फ़ोन काट देता है। न्यूसेन अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है, अजीब बात है, और फ़ोन को रखते हुए कहता है, आज वो नहीं आ रहा है। तभी बेनिंग कहता है, क्या फिर आज का पैसा कौन देगा? न्यूसेन कहता है, बेनिंग ये क्या बात है? और वैसे भी विंग हमारा दोस्त है, कोई एटीएम मशीन नहीं। और वैसे भी वो क्यों रोज़ हमारा बिल चुकाए? और वैसे भी अगर हम पर हिम्मत नहीं है ना, तो हम पर हिम्मत नहीं है तो हमें इतने बड़े क्लब में नहीं आना चाहिए, समझे? इतना कहकर वो वहाँ से उड़ता है और अपनी जेब से पैसे निकाल कर टेबल पर रखते हुए कहता है, ये मेरी ड्रिंक के पैसे, और वहाँ से उठकर चला जाता है। पीछे से सुयान और बेनिंग भी अपने अपने ड्रिंक के पैसे रखते हैं और न्यूसेन को रोकते हुए कहते हैं, न्यूसेन रुको ना। न्यूसेन रुक जाता है। तभी बेनिंग कहता है, आई एम सॉरी न्यूसेन, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें विंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी हम विंग के फ्रेंड हैं तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। न्यूसेन कहता है, हाँ बेनिंग ये तुमने सही कहा। अब वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग सुबह अपने स्कूल जा रहा था। तभी बीचान से विंग को रोकता है और विंग से कहता है, विंग आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे। विंग कहता है, क्या? बीचान से कहता है, हाँ, और हाँ जाओ, अपना सामान पैक कर लो, हम जा रहे हैं, और अब आगे की पढ़ाई तुम चाइना में करोगे। विंग कहता है, क्या चाइना? पर क्यों? बीचान से कहता है, क्योंकि मैंने वहीं तुम्हारी शादी फिक्स की है और अब तुम शादी के बाद ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करोगे। विंग ये सुनकर गुस्से में कहता है, डैड आप मेरी आज़ादी को इस तरह नहीं छीन सकते। बीचान से कहता है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो समझ लो मेरी प्रॉपर्टी का एक भी तिनका तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दान कर दूंगा, समझे? अब विंग अपने डैड की बात सुनकर शौक भी था और गुस्से में भी। वो अपना पैर पटकता है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अब ऐसे ही एक हफ्ता निकल चुके थे। 2 दिन में वीचांसे ने अपना काम समेटा और लंदन की कंपनी को अपने भरोसे वाले आदमी को सौंप कर विंग को लेकर चाइना आ गया, अपने सिटी, अपने घर जहां वो 19 साल पहले रेंट पर रहता था। कुरेन की मदद से उसने वो घर बहुत पहले खरीद लिया था और उसकी जगह उसने एक छोटा सा घर बना लिया था, क्योंकि वी चांसे ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि वो विंग की शादी चाइना में करवाएगा और बाद में वहीं सेटल हो जाएगा, उसी जगह उसी घर में जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। तो चलिए गाइस, हम भी देखते हैं कि आखिर 20 साल पहले पीछे चलते हैं और विंग के मॉम डैड की कहानी देखते हैं, जहाँ हम गुसू यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे नए स्टूडेंट अलग अलग सिटी से उस कॉलेज में पढ़ने आए थे। ये कॉलेज लेंस का ही था जिसे कुरेन के दादाजी ने बनवाया था। वही हमारा बीचान से, जो कि एक अनाथ था और अनाथ आश्रम में पढ़ाई करता था, और अनाथ आश्रम में पढ़ते पढ़ते वो स्कूल पहुंचा और वहां से स्कॉलरशिप लेकर आज गुसू यूनिवर्सिटी में, जहां कुरेन और जियान फेमियान दोनों ही रिच फैमिली से थे और दोनों ही अच्छे दोस्त थे। अब जब वी चांद से कॉलेज पहुंचा तो वही वेन जूलियो जिन गोंगसा ने
ये सभी वी चांसे को बुली करने लगे, मगर कुरेन और जियान फेमियान ने वी चांसे को बुली होने से बचाया और इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वहीं उसी कॉलेज में विंग की मोम कांसा सेरेन भी आई और कांसा सेरेन की खूबसूरती देखकर कुरेन और जियान फेमियान फिदा हो गए। यहाँ तक कि वेन जूलियो और वेन जिनगोंगसा भी कांसा सेरेन भी अनाथ आश्रम से ही आई थी। वो भी स्कॉलरशिप लेकर उस कॉलेज में आई थी जहाँ वेन जूलियो और जिनगोंगसा उसे परेशान करते थे। वहीं एक दिन वी चांसे ने उन्हें देख लिया और कांसा सेरेन की मदद की। ये देखकर कांसा सेरेन ने एक पल में ही वी चांसे को अपना दिल दे बैठी। मगर वी चांसे कांसा सेरेन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना था। इसलिए वो प्यार जैसी फीलिंग को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहता था। इसलिए वो हमेशा कांसा को इग्नोर करता था। एक दिन कांसा सेरेन कुरेन और जियान फेमियान को बता देती है कि वो वी चांसे को लाइक करती है और वो उन दोनों से हेल्प मांगती है कि प्लीज़ वो उससे प्यार करने में मेरी हेल्प करे। कुरेन और जियान फेमियान का ये सुनकर दिल ही टूट जाता है, मगर अपने दोस्त के लिए और अपने प्यार के लिए वो दोनों वी चांसे और कांसा सेरेन को करीब लाने का प्लान बनाते हैं। जहाँ कुरेन कहता है अगर वी चांसे तुम्हें पसंद करता है तो उसे तुम्हें किसी और के साथ देखने में जलन होगा, और वो कांसा से कहते हैं कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक के साथ प्यार का नाटक करना होगा। कांसा कहती है ओके, फिर जियान फेमियान के साथ प्यार का नाटक करूँगी। अगले दिन से ही जियान फेमियान और कांसा सेरेन वी चांसे को जलाने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, हंस हंस कर बात करते थे। ये देखकर वी चांसे को गुस्सा आता था, क्योंकि वो भी कांसा सेरेन को पसंद करता था। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। देखते देखते उनका कॉलेज ख़त्म हो गया और वी चांसे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने लगा। जब उसकी जॉब लग जाती है तब वो कांसा सेरेन को प्रपोज करता है और कांसा सेरेन भी मान जाती है। अब उनकी शादी हो जाती है, जहाँ शादी के बाद वी चांसे पहले तो कांसा सेरेन को खूब वक्त देता था। उसकी जॉब भी अच्छी चल रही थी, मगर उसका विचार था कि वो अपनी अलग सी एक कंपनी खोले। धीरे धीरे वी चांसे ने वही चाइना में एक छोटी सी कंपनी खोली, मगर वी चांसे को वहाँ उस कंपनी का मुनाफा सही से नहीं मिल रहा था। तब किसी ने वी चांसे से कहा कि तुम्हारी कंपनी यहाँ नहीं विदेशों में अच्छी तरह चलेगी। और फिर वी चांसे ने अपने बिजनेस प्रपोजल अलग अलग कंट्री में भेजा, जहाँ लंदन से वी चांसे को ऑफर आया और वी चांसे कुछ टाइम के लिए लंदन चला गया। और जब लंदन में वी चांसे को कामयाबी मिली तब वो कांसा सेरेन को भी ले गया। और फिर लंदन जाकर वी चांसे काम में इतना व्यस्त हो गया कि वो कांसा सेरेन को भी सही से टाइम नहीं दे पाया। और फिर कांसा सेरेन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जहाँ डॉक्टर ने कांसा सेरेन से कहा था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, इसलिए पहले उन्हें स्ट्रेस कम करना होगा, फिर बेबी प्लान करना होगा। मगर कांसा सेरेन ने सोचा बेबी आ जाएगा तो उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो प्यार जो केयर उस समय वी चांसे से पाना चाहती थी, वी चांसे बिजनेस के चक्कर में वो कांसा सेरेन पर ध्यान नहीं दे पाया। और फिर कांसा सेरेन की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ गए थे और फिर कांसा सेरेन ने एक प्यारे से ओमेगा बॉय को जन्म दिया और ऑपरेशन थिएटर में ही अपना दम तोड़ दिया। और जब इस बात का एहसास वी चांसे को हुआ तब तक देर हो चुकी थी। उसके बाद वी चांसे ने विंग पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर फोकस किया और आज उसी का नतीजा है कि विंग ऐसा बन गया। उसे प्यार मोहब्बत किसी पर भरोसा नहीं है। अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, जहाँ वी चांसे उस घर के कमरे में बैठा था और ये सभी चीज़ों को सोच रहा था। अब अगली मॉर्निंग वी चांसे उठता है और फिर विंग को भी जगाता है, जहाँ वी चांसे विंग से कहता है विंग आज हमें किसी से मिलने जाना है और हाँ वहाँ जाकर अच्छे से व्यवहार करना, समझे। विंग मुंह बनाकर कहता है ओके डैड, और वो वापस बेड पर सो जाता है। वी चांसे विंग के कमरे से बाहर आ चुका था। अब विंग अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है डैड ये आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगा। अब विंग उठता है और फ्रेश होकर नीचे आता है, जहाँ विंग के डैड ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। अब विंग भी आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद वी चांसे विंग से कहता है विंग अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हारी मॉम के बहुत अच्छे फ्रेंड है,
इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से बिहेव करोगी।